यूजीसी गाइडलाइंस 2026। आवाज़ ऐसी भी उठ रही है कि सवर्ण जाति की महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण इसमें होगा, स्लेव वाली कंडीशन में पहुंचा दिया जाएगा। मान लीजिए परीक्षा का दौर शुरू होने वाला हो और एक लड़की के ऊपर ये लांछन लग गया, वो पढ़ाई करेगी या अपनी सफाई करती थी। 1947 के बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से नियम लाए गए थे वहाँ के हिंदुओं को जेनोसाइड करने के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सवर्णों का जेनोसाइड करना चाहती है? वो ये मानती है कि सवर्ण उनका बंधुआ वोटर है। अगर सबको आरक्षण मिला है, हमें भी जीने का हक तो मिला है ना। नहीं, लेकिन शायद हमारी सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार आपसी लड़ाई में चल रही हो तो हो सकता है एक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के खिलाफ करने के लिए लोगों को किया गया हो। आपकी नजर में सवर्णों के नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में कौन होंगे? ये इस समय मुझे तो कोई सवर्ण का ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो किसी तरीके से बातों को रख पाए। निशिकांत दुबे ने समर्थन किया है। ठीक है, तो उनके चुनाव का भी लोग समर्थन कर देंगे। जो यूजीसी गाइडलाइन लाई गई है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के ऑप्शन है और बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर आ गया है। अब व्हाट्सएप कॉल पे किसी ने गाली दी कि नहीं दी, ये साबित कैसे करेंगे? बात साबित सिर्फ करने की नहीं, बात यह है 140 नेता हैं आपके केंद्र में, फिर भी एक अभी तक में किसी ने भी एकदम दहाड़ती हुई कोई विरोध इसमें नहीं किया। मोदी जी और अमित शाह जी का मैनेजमेंट इसी को कहते, पद ले लो शांत रहो। नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में हमारे साथ बैठे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक ऐसे पात्र जिनके बारे में इलाहाबाद की गलियां खुद ही बताती हैं। कभी जेल जाते हैं तो कभी जब जेल से बाहर आते हैं तब फिर जेल जाने की व्यवस्था बैठा देते हैं। पीछे गाड़ियों का काफिला ऐसे चलता है जैसे कोई फौज की टुकड़ी जा रही हो, और इनकी तस्वीरें भी वायरल होती हैं हाथ में गन लहराते हुए गाड़ियों के ऊपर जेल के बाहर। आज हमारे बीच में आए हैं अभिषेक सिंह सोनू जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के एक कतावर नेता रहे हैं और इस समय जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो अभिषेक भैया नमस्कार। अभी में देश के अंदर एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, यूजीसी गाइडलाइंस 2026। आप इन गाइडलाइंस के ऊपर, ये जो नियम लाए गए हैं, इनके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? नहीं, टिप्पणी दुर्भाग्य है कि अभी हम लोग समान रूप से स्थिर पॉलिटिक्स में नहीं है। स्थिर पॉलिटिक्स इन सेंस कि एमएलए और एमपी नहीं है, और जो हमारे समाज से जुड़े हुए और भी जो युवा हैं, जो छात्र राजनीति से निकले हैं, जो हैं एमपी एमएलए, वो कोई बोल नहीं रहा इस मुद्दे पे। और दुख इस बात का है कि इस मुद्दे पे बोलना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई की व्यवस्था संविधान न हमको देता है न किसी विपक्ष को देता है। संविधान हमें एक साथ रहने के लिए मानता है, और संविधान हमेशा ये कहता है कि सबके साथ न्याय हो। तो इस यूजीसी गाइडलाइन में एक पक्ष के साथ एकदम अन्याय हो, ये स्वीकार कैसे हो? और हम इसे स्वीकार करें और अन्य लोग कहें कि आप जो है अब जातिवाद कर रहे हैं, तो ये जातिवाद कहाँ है? ये भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही। मैं ये मानता हूँ कि इस गाइडलाइन में दो ही कमियां हैं, ये उसको सुधार लें, इसके बाद लागू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रथम ये कि जो हमारे खिलाफ, यानी सवर्ण के खिलाफ, जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स के खिलाफ एप्लीकेशन देगा, आप उसकी आईडी नहीं देंगे, पहचान नहीं बताएंगे। दूसरा, आप जो है अगर वो झूठी दे रहा है एप्लीकेशन, तो उस पर कार्रवाई वापस नहीं होगी अगर वो छूट जाता है सवर्ण, अगर उसने गलती नहीं की है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ख़राब है। अच्छा, तीसरा मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट है जिसको अभी तक बहुत लोगों ने नज़रअंदाज किया है। वो पॉइंट ये है कि यूजीसी गाइडलाइन में विश्वविद्यालय को चारों तरफ से बांधने की कोशिश की गई है। बांधने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लड़का खेलता है, पढ़ता है, समझता है और समाज से भी आगे बढ़ता है, सीखता भी है, सामाजिकता भी सीखता है। अब समस्या क्या हो रही है कि वहाँ पे यूजीसी गाइडलाइन ने क्या किया है कि वो एक एक मेंबर अलॉट करेंगे। कहाँ करेंगे? क्लास में करेंगे, कैंटीन में करेंगे, लाइब्रेरी में करेंगे, मतलब हर एक जगह, हॉस्टल्स में करेंगे। तो जो वो एक बंदा होगा वो ये निरीक्षण करेगा कि क्या किसी के साथ भेदभाव हुआ या नहीं। अब आप बताइए कि उसको तो आपने एक तरीके से जज के स्थिति में ला दिया। अगर उसने कह दिया नहीं भेदभाव हुआ, तो हुआ या नहीं हुआ, तो फिर कहानी वहीं रुक गई। और दूसरी चीज़ की, मान लीजिए मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैंने जो पढ़ाई की, जो दौर हम लोगों ने गुजारा वहाँ पे, मुझे कहीं नहीं लगा कि भेदभाव होता है इस तरीके का। ये वो चिल्ला रहे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालयों का मुंह भी नहीं देखा है। जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को देखा होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि वहाँ पे प्रेम भी होता है, हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये नहीं कि एकदम से आप जो है उसको एक तरफा एकदम कर दें कि नहीं सवर्ण तो दोषी है और इसके खिलाफ ये ऐसे लॉ ले आके उसको
आवाज ऐसी भी उठ रही है कि सवर्ण जाति की महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण इसमें होगा। एक बात किसी ने कही थी कि सेक्स स्लेव वाली कंडीशन में पहुंचा दिया जाएगा। नहीं नहीं, देखिए ये सब तो ठीक है, ये बातें जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा अपने अधिकारों को जानती है, और उस शोषण इस तरीके से कोई नहीं कर सकता उसका। हाँ, हरासमेंट कर सकता है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि उसको प्रताड़ित कर सकते हैं, उसको टॉर्चर कर सकते हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, कि वो लड़के लड़कियों का एक अपना वो होता है कि भाई हम आपको मानते हैं, वो कहे हम नहीं मानते, उस पर अगर जाके इस पे कंप्लेन कर दें यूजीसी में, तो वो बेचारी हरास होगी। वो कोई लड़की हो, चाहे वो जनरल में हो और अच्छा, ब्राह्मण से मान की कोई। मान लीजिए कि अगर किसी लड़की को ऐसे करके उसकी पढ़ाई खराब करा दी, तो क्या बाकी लड़कियों में इस बात का डर नहीं बैठेगा? मुख्य तो यही है ना, आप समझिए, मान लीजिए परीक्षा का दौर शुरू होने वाला हो और एक लड़की के ऊपर ये लांछन लग जाए, वो पढ़ाई करेगी या अपनी सफाई करती देती फिरेगी? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 15 दिन के अंदर जो है कमेटी को वो करना है, और 7 दिन में जो है यूजीसी के उसमें जो अधिकारी को रहेगा उसको देना है कि निर्णय कि इसमें क्या हुआ। यानी कि 21 दिन में तो सारा हला भला कर देंगे आप। ऐसी कौन सी जांच व्यवस्था है भारतीय पूरे उसमें, मैं हर दौर से गुजरा हूँ, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है संविधान की, कि सबसे ज़्यादा ताकत दी गई है विवेचक को, और किसी भी मुकदमे में विवेचक अपनी जो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो उस केस को अच्छे से देखे, उसको निर्णय निकाले किसने गलत किया किसने सही है, वो करते नहीं है। इसलिए ही भारतीय जेलों में 80%, मैं कहता हूँ खुल के, 80% लोग जो है निर्दोष जेलों में बंद हैं, वो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। इस चीज़ को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। तो क्या हो सकता है कि वो जो जिसको रखा जा रहा है विवेचना को, वो सही करेगा, बच्चे का करियर बर्बाद नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं। अच्छा, आप भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक टर्म चलता है टेंडर, जो धनवान छात्रों को लेके टेंडर एवं चिंटू जैसे शब्दों का प्रयोग होता था कि किसी पैसे वाले परिवार के लड़के को लोग नहीं नहीं, देखिए भपकी में लेके उससे पैसे का दोहन करते थे। तो क्या ये ये बिल्कुल कानून? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस तरीके का कोई ट्रेंड रहा है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय को जिया है। विश्वविद्यालय में हर वर्ग के छात्र के साथ हमारे मैं उठना बैठना इलाहाबाद की रहा। एवरेज अब वो इलाहाबाद की बात दिल्ली कर रहा और हूँ। बाकी नहीं, मैं एवरेजली क्या, मैं ओपनली बता रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस तरह की प्रक्रिया कभी नहीं रही। जिसको जिसका सहयोग करना था छात्र नेताओं का या नेताओं का या अपने दोस्त का या सहयोगी का, वो खुल के करते थे, किसी दबाव में नहीं करते थे। और दबाव में आप कैसे किसी से कुछ करा सकते हैं? हाँ, नहीं, छात्र राजनीति में खुला दर्पण होता है, विश्वविद्यालय खुला जैसे आंगन मैं होता है। छात्र राजनीति मैं की बता बात रहा हूँ, नहीं कर देखिए रहा। यूजीसी ले आने से पहले भी विश्वविद्यालय जैसे आप रहेंगे पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा है, मैं उनसे बहस नहीं करूंगा जिन्होंने विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई की है। वो बाहर बैठ के अगर अनर्गल बहस कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर विश्वविद्यालय में आपने पढ़ा है तो वहाँ पे वीसी ऑफिस होता है, प्रॉक्टर ऑफिस होता है, डीएसडब्ल्यू ऑफिस होता है। इन सब जगहों पे आप जाके अपनी दिक्कत को बता सकते हो, उन पर कार्रवाई होती है। प्रॉक्टोरियल बोर्ड उसीलिए होता है, दिन भर वो घूमता रहता है कैंपस में। या तो आप इन सबको हटा दीजिए, आप इन सबको साइड कर दीजिए, और आप यूजीसी लागू ही करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? हम तो तैयार हैं, संविधान में हम चाहे आरक्षण आपने दिया हम उसके साथ भी हैं। जिन लोगों को जरूरत है उनको दीजिए। आज आरक्षण वो नहीं पा रहे हैं जिनके पास होना चाहिए। पा कौन रहा है? जो उस कैटेगरी से ऊपर हो चुका है, क्रीमी लेयर के ऊपर हो चुका है, वो भी आरक्षण ले रहा है। तो वो उन बच्चों के बारे में सोचिए ना जो नहीं पा रहे हैं। और लागू करना है, बिल्कुल लागू कीजिए। पहचान मालूम होनी चाहिए किसने हम पे कंप्लेन की है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि इस जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है अगर ये झूठा है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई हो, है ना। एक पक्षी चीज़ नहीं, ये एक पक्षी है। लोग चिल्ला रहे हैं इसको जातिगत तौल रहे हैं, मैं बिल्कुल जातिगत नहीं तौल रहा। मैं इसको परिस्थितियों को विश्वविद्यालय में रहने के कारण मैं जानता हूँ। विश्वविद्यालय का मैं छात्रसंघ रहा, मैंने छात्रसंघ में हर एक चीज़ को देखा है। ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट के लड़कों के पास अदर ओबीसी या एससी लड़के नहीं आते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, सहयोग नहीं करते हैं चुनाव में, बिल्कुल करते हैं। और इस परिस्थितियों को जो जिया नहीं है वो बिल्कुल बाहर बैठ के कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर हम, आप खुद सोचिए ना कि एक अंधेरे कमरे में आपको तमाचा मारता रहूं, आप कौन सी इसमें विवेचना कर लेंगे? कौन बताएगा किसने तमाचा मारा? कौन बताएगा कि मारा मारा तमाचा नहीं मारा कि सिर्फ ताली बजी? यूजीसी का इस तरह का अंधकार का ये जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है, ये तो अंधकार वाली गाइडलाइन है ना।
भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन दे दूँ, मेरा मालूम तो हो कि मैंने थाने में एप्लीकेशन दी। बेचना हो तो हाँ, कम से कम किसने की, कैसे किया, क्या हुआ। और दूसरी चीज क्या है कि संविधान सबको एक अधिकार में जीने का देता है, और आप यहाँ जो है एक पक्ष से अधिकार छीन ले रहे हैं, और फिर जो है जातिवाद के नाम पे सिर्फ ये कहें कि नहीं ये सही है, ये होना चाहिए। प्रताड़ना का दौर चल रहा है, प्रताड़ित किए गए हैं इसलिए। यार दौर बदल गया, आप एक पीढ़ी से पीढ़ी बदलती चली गई, और आप अभी वहीं जी रहे हैं, वही सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। समाज में 100 तरह के नियम है, ST SC से लेके जितने कानून बने हैं, जितनी धाराएं हैं हमारी, यानी वो बेकार हैं। इससे जैसे हम 15 साल से 20 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो छात्र राजनीति में भारी गिरावट आई है। तो क्या इस यूजीसी गाइडलाइन के चलते और गिरावट आएगी? देखिए निश्चित रूप से जो मतलब माहौल है इस समय, तो लोग डरेंगे बच्चों को भेजने के लिए, पढ़ने के लिए डरने, भी सोचेंगे कि हम कहीं व्यक्तिगत पढ़ा लें, या बाहर पढ़ाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। वो जी तोड़ हिम्मत करेंगे कि हम बाहर पढ़ाएं जहाँ भेदभाव ना हो इस तरीके का। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर एक बार डोमिनेट हो जाता है, उस पर एक बार अगर वो धारा से बाहर हो जाता है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर सकता, फिर वो अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता, वो कोई हो। हमारे जानने में कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को, मतलब जिनकी डॉटर्स हैं, वो कह रहे हैं मैं अब अपने बच्चों को निश्चित रूप यूनिवर्सिटी से। नहीं भेजूंगा। अच्छा मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या कहा। मैं ये कहता हूँ कि आप विश्वविद्यालय अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? क्योंकि खुला आंगन होता है, वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पे सामाजिकता भी सीखने को मिलती है और शिक्षा भी सीखने को मिलती है। हम इस तरह की चीज़ों को कैसे अलग कर सकते हैं? ऐसा भेदभाव, मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं पूछना चाहूँगा कि आप जोड़ने की बात करते हैं, आपने यहाँ हम सबको बांट दिया, हम युवाओं को एक दूसरे से दोस्ती, जो हमारी संबंध थे उन सबको तोड़ दिया। क्यों? ऐसा क्या पड़ रहा था? किसने मांग की थी? मुझे बताइए, किस OBC और SC ST के नेता ने मांग की थी? मांग होने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरी चीज, 357, मेरे ख्याल से मैंने जो रिसर्च की है, 357 एप्लीकेशन पड़ी थी पूरी टोटल। अगर करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें 357 यानी किस तरह की घटनाएं रही होंगी? और अगर इस तरह के नियम इस तरह बनने हैं, तो यार मैं तो कह रहा हूँ संविधान में आप सांसद विधायक के लिए भी बना दीजिए, और तरीके से बनाइए। उनको क्यों छूट रहेगी? हाँ, ऐसे तो जातिगत हाँ, टिप्पणियां सांसदों सब से और सब लोग विधायकों करते हैं। ज्यादा कौन कर रहा है? रामजी लाल आपके, सुमन ने दे दी थी, मैं कह रहा हूँ रामजीलाल सुमन ने दे दी, अखिलेश या यादव ने करी, किसी लीडर ने दे दी। मैं प्रधानमंत्री मैं खुद को मैं कह ओबीसी रहा हूँ उन बोलते पे हैं। क्या कार्रवाई होगी? किसकी सांसदी चली गई? क्यों नहीं ले लिया बीजेपी ने वो सांसदी? क्यों नहीं किसी के ऊपर कार्रवाई हो गई? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ ये है ना कि चूंकि छात्र संघ समाप्त हो गया है, आप छात्र नेताओं की राजनीति समाप्त आपने कर दी है, आपने उनकी ताकत कम कर दी है, और इसलिए कोई विरोध करने वाला नहीं था, तो आपको लगा कि हम इसको लागू कर देंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे यहाँ छात्र संघ बंद है। जिस छात्र संघ ने जो है 6 मुख्यमंत्री, 3 प्रधानमंत्री दिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितने विधायक और मंत्री दिए, आप उस छात्र राजनीति को बंद कर देना चाह रहे हैं। अब बंद कर ही दिया है। मैं तो खुलेआम इस मन से कहता हूँ कि छात्र राजनीति होनी चाहिए, और छात्र राजनीति का बहुत बड़ा एक दोहन किया गया है, बहुत बड़े स्तर पर साजिश की गई है इसको बंद करने की। अच्छा, जैसे कि इन्हीं मुद्दों के साथ में हम देखते हैं इलाहाबाद के अंदर एक शंकराचार्य का मुद्दा भी एकदम से टूल पकड़ा, और वो यूजीसी की गाइडलाइन के पॉपुलर होते ही पकड़ गया। और लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटाओ, यूजीसी का नाम जोड़ते हैं, जबकि वो केंद्र के द्वारा किया गया। इस पर क्या कहना है? इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? एक घटना को दबाने के लिए दूसरी घटना हो जाती है। देखिए वो क्या है कि घटनाएं कभी कभी ऐसी होती हैं, समय समय पे हो सकता है कि दोनों एक साथ हो गई हों, लेकिन यूजीसी का मुद्दा तो 13 जनवरी से चल रहा है। मैंने सबसे पहले पोस्ट की थी, मेरी पोस्ट पे लगभग 6 लाख लोग देख चुके हैं, 20,000 लोगों ने उस पर अपना कमेंट किया, 2 लोगों ने उस पर अपना विरोध जताया, और हम लोग तो पहले से आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लग रहा था कि अन्य मुद्दों की तरह ये मुद्दा भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा और फिर इस पर कोई बहस नहीं करेगा। लेकिन आज यूजीसी सड़कों पे है, हर जगह लोग उसके खिलाफ उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भविष्य की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी की भविष्य की बात है। अच्छा, जैसे बताया गया है यूजीसी के नियम के अनुसार कि अगर किसी ओबीसी या एससी एसटी जाति के लड़के को, या मान लीजिए कि कोई यादव है, उसको किसी ने यादव कह के बुला दिया, तो वो उस पर कार्रवाई करा सकता है। और उसी यूजीसी के अंतर्गत में भारी संख्या मुसलमानों की भी आ जाती है माइनॉरिटी के तौर पे, क्योंकि मुसलमान जो है उनका 80% हिस्सा ओबीसी है, पसमानदा।
तो वो भी आ जाता है। अगर मुसलमान को मुसलमान कह दिया किसी ने कि देखो ये तो मुल्ला जी हैं, तो उसके ऊपर भी वो देखिए कार्रवाई करा ऐसा है, सकता है। कैसा है कार्रवाई, आप कुछ भी कराइए, मुझे लगता है कि ऊपर बैठे हुए लोग गाँव में नहीं रहते हैं, उनको भारतीय परंपरा और भारतीय जो सामान्य वर्ग है उसकी जानकारी कम है, उसको जिया उन्होंने कम है। मुझे ये बताइए कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे गया या किसी भी विश्वविद्यालय कोई बच्चा गया, वो पहले दिन से इस तरह की भाषा नहीं बोलता है ना? वो अपने समाज में बैठता है, उठता है, उसको हर तरीके के लोग मिलते हैं, फिर वो जिस रंग में ढलता है, फिर वो जातिवाद में जाए या पार्टीवाद में जाए तो बोल सकता है। अदरवाइज़ वो अपने दोस्तों को दोस्त मानता है, वो किसी बिरादरी का हो। हम आज भी मानते हैं, मेरे साथ हर तरह के लड़के रहे। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ सबसे ज़्यादा ले- यादव बिरादरी के लड़के थे और उन्होंने छात्र संघ पे दिनेश यादव जी मेरे खिलाफ लड़े थे, उनसे विरोध भी किया, खुल के कहा। लेकिन अब मेरी बात समझिए, मैं मैं घटना जो का जिक्र चीज करता कहना हूँ। चाहता हूँ, क्या ओबीसी और एससी एसटी की जो जातियां हैं उन्हीं को जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं? क्या अपर कास्ट की जातियों को जाति सूचक शब्द नहीं बोले जाते? ये ये बताइए, पंडितवा तू अभी तू अभी मैं बता रहा हूँ, क्या कहते हैं डीयू भिखमंगा में है, आपने ये देखा, जेएनयू ठाकुर में तू आपने लुटेरा देखा। है, ये बनिया तू क्या कहते हैं कंजूस है, ऐसे करके शब्द प्रयोग नहीं होते? देखिए मैं बताऊँ, डीयू में आपने देखा, जेएनयू में देखा आपने पहले भी कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो के नारे लगे। अभी अशोक विश्वविद्यालय है एक, ठीक है, ये अभी का मामला है। अभी वहाँ पे पूरे गुट बना के ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो और भी अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। तो यार हर जगह का माहौल अलग होता है, लोग जात देख के नहीं, वो सामाजिकता में जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को उसी सम्मान दें जैसे वो हमें देता है। लेकिन अगर एक वर्ग को टारगेट करके आप नियम बनाएंगे, एक वर्ग को टारगेट करके आप क्लेम करेंगे और फिर कहेंगे ये तो सामान्य वर्ग है, इनका तो हक ही नहीं है कोई हक मांगने का, तो गलत है ना। सबका हक एक बराबर है, संविधान ने सबको हक दिया है। अगर सबको आरक्षण मिला है, सबको व्यवस्थाएं मिली हैं, तो हमें भी जीने का हक तो मिला है ना, जी तो सकते हैं हम जीवन यहाँ पे। नहीं, लेकिन शायद हमारी सरकार ये नहीं चाहती है। नहीं, सरकार तो मुझे लगता है कि दूसरे एंगल से चल रही है। देखिए, सरकार आपसी लड़ाई में चल रही हो, सरकार ये सोच रही हो कि हमें किसी का नुकसान करना है, सरकार ये सोच के इस नियम को भी लाई हो धीमे से कि हो सकता है कि ओबीसी वोट उनको मिल जाए। सरकार बहुत से एंगलों से सोच के चलती है। हो सकता है कि ये भी सोच रही हो कि अपने ही लोग दुश्मन होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के खिलाफ करने के लिए लोगों को किया गया हो। ये बातें तो उठ रही हैं, लेकिन एक चीज और है। आप 1947 के बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से नियम लाए गए थे वहां के हिंदुओं को जेनोसाइड करने के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सवर्णों का जेनोसाइड करना चाहती है? देखिए, करना स्थिति चाहती तो है कि वही तो लग नहीं, रहा है। वो ये मानती है कि सवर्ण उनका बंधुआ वोटर है। पालतू कुत्ता है जैसे नहीं, ये लैंग्वेज तो नहीं ठीक रहेगी, लेकिन बंधुआ वोटर है वो मतलब वो कुत्ते, एकदम समर्पित वोटर है कि पालतू वो। कुत्ते को आप चप्पल चप्पल मारे फिर एक रोटी दिखाए तो भागता हुआ चला आता है ना। नहीं, लेकिन ये लैंग्वेज भारतीय राजनीति के लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो बंधुआ मानते हैं, वो ये मानते हैं कि समर्पित वोटर है, हम कोई कुछ करेंगे वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस तरह की केंद्र ने ये व्यवस्था लाई है, बिल्कुल यूपी के युवा और प्रदेश के युवा, मैं चाहूँगा देश का युवा इसका विरोध करेगा और निश्चित रूप से ये वापस होना चाहिए। हमारा कोई अदर ओबीसी या कोई एसटी एससी भाई नहीं मांग कर रहा था, ना किसी के साथ ऐसी स्थिति थी कि इसकी जरूरत थी। ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और इसलिए थोपा जा रहा है कि इसका विरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं होगा। तो गलतफहमी में है, विरोध होगा, जम के होगा और ऐसा होगा कि 27 का चुनाव बीजेपी को देखना पड़ जाए। तो लोग 27 के चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या 29 में भी यही हाल होगा? बिल्कुल होगा, लड़ाई तो असली 29 में ही होगी ना। अच्छा, मुझको एक चीज मुझे ये बताइए, यूपी गवर्नमेंट ने तो इसको लागू किया नहीं है, यूपी गवर्नमेंट को तो जबरदस्ती झेलना पड़ रहा है। ये तो लागू सेंट्रल ने किया है ना। तो सेंटर का चुनाव तो 29 में है, ठीक है। और ये जब आप कहते हैं कि जनरल हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, तो हम इतने समझदार हैं, हमें किस दिन वोट करना हमें मालूम है। हम 29 में अच्छे से वोट करेंगे। अच्छा, आपकी नजर में सवर्णों के नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में कौन होंगे? जाने दीजिए, इस समय मुझे तो कोई सवर्ण का ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो किसी तरीके से बातों को रख पाए। राजनाथ मन सिंह दुखी जी? है बहुत ज्यादा। नहीं, सब लोग, किसने अच्छा टिप्पणी की मुझे बताइए। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो फर्जी पेज राजपूतों के नाम पे और जनरल के नाम पे चला के और उसमें लिख देते हैं फला ने समर्थन कर दिया, 2000 गाड़ी लेके जा रहे हैं। शर्म करो यार, आपको शर्म नहीं आ रही? अपने समाज के साथ आप धोखा कर रहे हो। वो मैंने लिखा था व्यंग्य के तौर पे। नहीं, और भी लोगों ने लिखा है, इस पर शर्म करिए। आप अपने समाज को धोखे में रख रहे हैं। किसी नेता ने एक भी टिप्पणी नहीं की है,
किसी भी नेता ने इसके खिलाफ बोला नहीं है, कोई नेता इसमें खुल के बाहर नहीं आया। इस दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का। बाहुबली बनने वाले नेताओं की भी बात कर रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की चलिए बात कर रहा मैं हूँ। नाम लेते हुए चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में गिने चुने नाम हैं जो कि बहुत बड़े सवर्णों के नेता के तौर पे देखे जाते हैं, ठाकुरों के और पंडितों के नेता के तौर में। एक है ब्रजेश पाठक। जी, छासंग से हैं, उनको और बोलना चाहिए। छात्र राजनीति की पैदाइश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए। उनको तो लेकिन वो खुल के ही कुछ नहीं कहना बोले। चाहिए। उन्होंने कहा ब्राह्मण नाराज नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा कि कौन से चश्मे से देख रहे हैं। सड़क पे आइए, देखिए ब्राह्मण किस तरह नाराज है, जनरल किस तरह नाराज है। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, वो तो वैसे ही हैं, उनसे लोग पूछने रहना गए ना थे, रहना बराबर। उनसे लोग पूछने गए थे तो बोले ठीक है। ठीक है क्या? मैंने देखा कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं राय साहब, उन्होंने जयकारे के नारे लगाने लगे। इससे क्या होगा? बातें टल जाएंगी। और उसके बाद में एक प्रधान करके हैं शिक्षा मंत्री, बहुत मैं तो वो उनको बोले बहुत कि बड़ा, भरोसा रखिए, मैं तो कुछ नहीं होगा गलत। बिल्कुल रखेंगे, अभी भी रखेंगे जब तक वो कह रहे हैं। जब तक वो कह रहे हैं भरोसा रखिए तो मैं तो ये रखूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ भरोसा तोड़ा ही क्यों आपने? आप तो थिंक टैंक में गिने जाते हैं। ये हो गए, अभिजीत सांगा हो गए। सांगा जी ने बोला है। हाँ, लेकिन वो बड़ी मिमियाती हुई भाषा में बोला। देखिए, एक मर्यादा होती है पार्टी की। उन्होंने पार्टी की मर्यादा को रख के भी बोला, ये उनका स्वागत है। निशिकांत दुबे ने समर्थन किया है। ठीक है, तो उनके चुनाव का भी लोग समर्थन कर देंगे। निशिकांत दुबे काफी सक्रिय थे, काफी बड़े ब्राह्मण नेता हैं। आप मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि फिर उनको जनता भी जिस तरीके से समझ में आएगा उस तरह समर्थन करेगी। राजा भैया हर मामले में प्रसिद्ध कर दिए जाते हैं कि राजा भैया ने विरोध किया, राजा भैया ने किया, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं नजर आते। बहुत अच्छी राजनीति करते हैं माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। और इस मुद्दे पे क्यों शांत हैं? बल्कि उनकी पार्टी, उनके लोग हर जगह लिख रहे हैं, कह रहे हैं, और उनका कमेंट तक नहीं आया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो खुल के बोलेंगे, कब वो कहेंगे कि नहीं मैं हूँ साथ में। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीति में इन्हीं लोगों का तो नाम है यार। सबसे पहले विरोध किया हमारे सामान्य युवाओं ने, जैसे मैं और भी लोगों ने। लेकिन उनका कोई वो नहीं। लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? जो पदों पे हैं, जो बड़े नाम पे हैं। अब वो बोल नहीं रहे हैं। तो मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हटिए, इस आँख को उतारिए, चश्मे को। आप खुद सीखिए कि कौन समाज में आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन आपका है, कौन नहीं है, लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, खड़ा है कि नहीं है। बीच में काफी प्रसिद्ध चल रहे थे धनंजय सिंह और अभय सिंह, ये लोग भी जलवा काटे हुए थे मीडिया और सोशल मीडिया पे। ये लोग भी चुप्पी साधे बैठे हैं। चलिए देखिए, हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। हम तो इंतजार कर रहे हैं, अभी भी समय है बोलने का। बोले लोग, क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि आपको ये लगता है कि ये किसी के साथ अत्याचार कर रहे हो हम लोग इस मांग को हटा के, तो ठीक है भाई। हम तो कह रहे हैं ना कि आप लागू कीजिए। लागू करने के कई कारण हैं। उस कारणों को, उन व्यवस्थाओं को जिससे हमारा भी अधिकार न छीने, उनको करके लागू कीजिए। हम सम्मान से स्वागत करते हैं। हमने तो हमेशा सर कटाया है, हम तैयार हैं हरदम कटाने के लिए। तो सवर्णों के 140 सांसद बैठे हैं केंद्र में, 140 नेता हैं आपके केंद्र में, फिर भी एक अभी तक में किसी ने भी एकदम दहाड़ती हुई कोई विरोध इसमें नहीं किया। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी का मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। पद ले लो, शांत रहो, बोलो नहीं। जलवे वाली राजनीति मत करो। भारतीय जनता पार्टी को जलवे वाली राजनीति पसंद नहीं है। अच्छे युवा जो बोल सकते हैं, जिनके में हिम्मत है कुछ अलग करने की, उनको पद नहीं मिलता यहाँ। मिलता किसको है? जो कुछ नहीं कर सकते, जो एकदम मौन रहते हैं, जो बस काम चला रहे हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को सोचना होगा, जो राजनीति कर रहे हैं, कि अगर तुम में दम है, तुम कुछ ललकार सकते हो, तो सड़क पे आओ। हमारी टीम सड़क पे है, हर जगह प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल करेंगे, लाठी भी खाएंगे जिस दिन मौका मिलेगा कि हाँ अब नहीं मान रही सरकार, तो हम विरोध भी करेंगे, लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। राजनीतिक चेहरों में किसी राजनीतिक दल के तौर पर शेर सिंह राणा ने सबसे पहली मैं स्वागत करता हूं उनका, आभार है उनका। 4 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम भी रखा है जंतर मंतर पे। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उन्होंने किया, इसका स्वागत है, सम्मान। लोग पूछते हैं कि अगर भाजपा नहीं तो कौन? तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लोग देख क्यों नहीं पाते? देखिए, मैं बता रहा हूं, भाजपा ही क्यों? क्योंकि हम हिंदुत्व को मानते थे। हम लोग जो है राष्ट्रवादी हैं, तो हमें लगा कि भाजपा सिर्फ एक ऑप्शन है। हमने उसको चुना। सरकार में है 2-2 बार से, 3-3 बार से। अब हम ही घिर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के अलावा ऑप्शन नहीं है। भाजपा के अलावा पहले भी ऑप्शन था, आज भी ऑप्शन है। और जिस दिन युवा अंगड़ाई लेके पलट जाएगा, उस दिन भाजपा को समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन क्या है।
अच्छा, देखा जाए तो जब मायावती जी की सरकार थी तब इतना SC ST एक्ट या इन कानूनों का दुरुपयोग नहीं हुआ जितना भाजपा के आने के बाद हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बहन जी की सरकार में जिस तरीके का लोगों ने पहले सरकार आने के पहले एक माहौल बनाया था कि अरे बड़ा दिक्कत होगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने शासन बहुत जोरदारी से चलाया। और मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन में तो बसपा भी है। बहुजन समाज पार्टी से क्या दिक्कत है? बहुजन समाज पार्टी ने बहुमत की सरकार चलाई है और अच्छी सरकार चलाई है। जिनको ना जानकारी उनको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की लीडर माननीय बहन जी ने अपने ही 24 विधायकों के खिलाफ जांच बैठा दी थी। अपने ही विधायकों को, मंत्रियों को जेल भेज दिया था गलत करने पे। ऐसा किसने कह दिया? और ये बुलडोजर प्रक्रिया तो आ जाइए ना, बहन जी ने तो उसी समय की थी। मैं तो उस जिले का हूँ, मैंने देखा आतिक अहमद के मकानों को टूटते हुए बुलडोजर से। मैंने देखा है क्राइम को किस तरह बहन जी ने कंट्रोल किया है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑप्शन नहीं है। समाज को आंख खोल के देखना पड़ेगा। एक चश्मा जो लगा हुआ है सिर्फ समर्पण का, उससे हट के ये देखना होगा कि हमें कहीं और भी ऐसी जगह है जहां हमें सम्मान मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। बहन जी से अच्छा सम्मान कौन दे सकता है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ भारतीय राजनीति की वो ऐसी लीडर जो कभी राजनीतिक रूप से समाप्त नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो हैं और जिन्होंने सबको सम्मान दिया, किसको नहीं दिया मुझे बताइए? क्षत्रियों के साथ ही मिलाकर उन्होंने पहले सरकार बनाई। फिर किसी एक छत्री के कारण सारे क्षत्रियों ने उनको दगा दिया तो सरकार टूट के समाजवादी बन गई। फिर समाजवादियों ने क्षत्रियों को दगा दे दिया तो भाजपा में चले गए। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना अलग। तो इसमें तो अभी तक देखा जाए देश के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, छोटे 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 समाजों के, जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। क्या सवर्ण जाति के अंदर आने वाले समाज उस प्रकार के ग्रुप्स को अब फॉर्म कर पाएंगे? क्या उसके चांसेस नजर आ रहे हैं किस आपको? किस तरह के फॉर्म को मतलब? जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जी। वो जीत नहीं सकते हैं, वो हरा सकते हैं, इसीलिए वो हिस्सेदारी लेके बैठे नहीं हुए नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके। उनका पूर्वांचल की हर सीट पे लगभग 20-25 से 50,000 का फर्क पड़ता है। और निश्चित रूप से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, सिस्टमेटिक कर लिया है। और सिस्टमेटिक बहुत सालों पे हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर जी 2010 में जेल से छूट रहे थे, बनारस जेल से। तो मैं किसी काम से बनारस था, मैं गेट पे ही खड़ा था और आवाज़ जब होने लगी जिंदाबाद मुर्दाबाद की, मैंने मुड़ के देखा तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 50-60 लोग थे जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते हुए, वैसे ही धोती कुर्ता, वैसे ही सामान्य जैसे घर के लोग होते हैं। और वो अपने नेता को लेके और फिर गाड़ी में बैठा के लेके चले गए। वो तब से संघर्ष कर रहे हैं, तब जाके आज इस तरीके से यूनाइट हो पाए। और जनरल की क्या समस्या है कि सब नेता हैं, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, सबके पास एक बड़ा बड़ा मुखिया नेता है, लेकिन सबकी समझ ऐसी नहीं है कि जो अपने समाज या लोगों को एक साथ लेके चल पाए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने पढ़ाई की। मेरे SC OBC ST सब दोस्त हैं। मेरे हर बिरादरी का लड़का मेरे साथ घर आने में, बैठने उठने में उनको कोई संकोच नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है, विश्वविद्यालय ने ऐसी परवरिश दी है। और जनरल का लीडर जो भी होता है खूब समर्पित होता है समाज के लिए। आप किसी भी जगह देखिएगा, वो लीडर अपने समाज के अलावा भी अन्य लोगों को भी उसी तरह सम्मान देता है। घर बैठाना, बुलाना, दुखना सुनना और उसका समाधान करना। लेकिन आज जो बात है, बिना मांगे जनरल के ऊपर जो ये कार्रवाई थोपी जा रही है, इसमें उनका भी मुझे चाहिए सहयोग। मैं तो कह रहा हूँ कि अदर OBC SC ST भाई जो हमारे, कि भाई आओ मेरे साथ, ये जो करने जा रहे हैं, जिसका फायदा कुछ लोग उठाएंगे। आप गांव समाज में रहते होंगे, आपने देखा होगा ST SC के मुकदमों में 80% ठाकुर साहब ही किसी ST को पकड़ के, और पंडित जी पकड़ के ST SC का मुकदमा ठाकुर ब्राह्मण पे लगवाते हैं। 80% मुकदमे तो OBC पे लगते हैं, मैं जो देखा OBC पे भी लगते हैं, ST SC जनरल पे भी लगते हैं। आपस में ही जमीन के मामलों में लगते हैं, ज्यादातर लगवाता कोई और है। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी रहेगी। होगा क्या? कैरियर बर्बाद होगा युवाओं का। और इस तरह की प्रक्रिया इस मंदिर में शिक्षा के नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। मेरा मानना है कि एक ऐसी कमेटी बनाइए, जो खिलाफत करे, जो गलत करे, वो कोई हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और उसकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे उससे संभल के फिर अपनी शिक्षा में लग पाए। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि उसकी कैरियर ही ख़त्म हो जाए। पहले हम स्कूलों में पढ़ते थे, हमने कुछ गलत किया, हमको कान पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया, हमें डांटा, हमें बोला, हमें स्केल से मारा, हमें सिखाया, हम सीधे हो गए, हमने उस चीज़ को सुधार लिया। विश्वविद्यालय भी उसी तरह का कैंपस है। प्रोफेसर हैं, DSW है, कैंपस से रिस्ट्रिकेट कीजिए, कैंपस में उनका आना जाना बंद करेंगे, पढ़ाई बंद करेंगे, खुद ही सुधरेंगे। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेगा,
और वहाँ पढ़ने के लिए हर बिरादरी का लड़का जाता है ना, अच्छा भविष्य देख के। अच्छा, इस जो यूजीसी एक्ट गाइडलाइन लाई गई है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के ऑप्शन हैं, हम्म, और बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर आ गया है। अब व्हाट्सएप कॉल पे किसी ने गाली दी कि नहीं दी, ये साबित कैसे करेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, बात साबित सिर्फ करने की नहीं है, बात यह है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमने ही कल किसी को कह दिया कि अरे आज ये बहुत राजनीति कर रहा है, बहुत कैंपस में बढ़ रहा है, इसको ऐसे कर दो, आप एप्लीकेशन दे दो, आपका तो नाम भी नहीं आना है, बाकी हम पैरोकारी कर लेंगे, हो गया उसका कैरियर बर्बाद। ऐसा कैसा तो मतलब ये है? सोर्स ऑफ एक्सटॉर्शन भी तो बन सकता है ना, कि जैसे देखिए, सोर्स तो बाद में बनेंगे, पहले तो कैरियर बर्बाद होंगे ना। करियर बर्बाद करने के साथ में इसके सारे धमकी दे के थोड़ा सा कम प्रिविलेज वाला छात्र जो है किसी देखिए पैसे ऐसा वाले फैमिली कोई, के छात्र के साथ में भी कर सकता, होता है, हम लोग देखते आए हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, होता होए, होता रहेगा, समाज है, ऊपर नीचे सब होगा, लेकिन जहाँ पे अपने पूरे समाज के लिए, अपने देश के लिए महिलाओं ने जौहर कर लिया हो, वहाँ कोई उनको प्रताड़ित करके उनकी आबरू से खेल नहीं सकता। ये भारतीय वो है, और यहाँ की महिलाओं में इतनी ताकत है लड़ने की कि ऐसा किसी से वो दबने वाली नहीं है। लोग कह रहे हैं कि डिग्री से बेहतर है गन ले लूं। नहीं, मैंने भी लिखा है, मैंने खुद लिखा है। डिग्री से बेहतर है गन नहीं ले नहीं, मैंने लूं, डिग्री पे नहीं लिखा है, हाँ। मैंने ये लिखा है कि अगर आप पहले ही ये मान ले रहे हैं कि सिर्फ जनरल वाले ही गुनाहगार हैं और उनको इसी तरह से प्रताड़ित करना है, तो इससे अच्छा है कि भाई कलम की जगह हाथ में जो है कटोरा लेने से बढ़िया है कि आप शस्त्र उठा लीजिए, आप पूर्व की तरह जिंदगी जिए जैसे जी रहे थे। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, मैं त्रिस्तरीय आरक्षण के खिलाफ में मुलायम सिंह जी के यहाँ गया था, बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया था, पूरा प्रदेश हिला था। हम्म। और उस आंदोलन में फिर मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को बुलाया था मिलने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा की। तो मैं उनको बता रहा था, वाकई नेताजी नेताजी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। फिर मैं उनसे जब चर्चा होगी तो मैंने कहा बाबूजी, त्रिअस्थि लगने के बाद ये रहेगा कि या तो जनरल के बच्चे हाथों में कटोरा ले लें या तो एक हाथ में कट्टा ले लें। कह रहे ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे क्यों होगा? मैंने कहा बाबूजी बचेगा ही नहीं कुछ, तो भीख मांगने से अच्छा है कि अधिकार अपना छीनना सीखें। क्या करेंगे फिर? अधिकारों की ही जब लड़ाई चल रही है तो सब ऐसे ही करेंगे। आज हम करेंगे, कल वो एसटी ओबीसी करेगा, पूरे देश में फिर आप गृह युद्ध दिलाइए, लड़ते रहिए अन्य देशों की तरह। फिर एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई लड़ने लगी कि हमारा अलग देश चाहिए। फिर मतलब जैसे मांगे में देख रहा हूँ, हम एक देश में हैं, हमने 556 रियासतें इसलिए नहीं दान कर दी थी कि हमारा देश अलग टुकड़े मांगने लगे, लोग अलग जीने लगे, अपना संविधान मांगने लगे, अपनी व्यवस्था अलग मांगने लगे। अरे देश है, ये सबके मिलके जुल के चलने वाली ही चीज़ है, इकट्ठा होकर ही चलेगा। इसमें सबको जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं जरूरत है। यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? यूथ के लिए तो यही मैसेज है भाई कि सिर्फ जातिवाद में किसी को गलत ना माने और सिर्फ जातिवाद के कारण किसी का विरोध ना कीजिए। अगर कोई चीज़ गलत है, जैसे मैं अपने जीवन में मैं ये मानता हूँ, जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, हमें साथ देना है तो देंगे। अगर मुझे लगता है कि इस यूजीसी की गाइडलाइन में कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, जैसे कि आप ऐड कर दोगे तो हम उसका सम्मान करेंगे। आज संशोधन होगा तो कल भी तो संशोधन हो सकता है, रोल बैक की बात क्यों नहीं? इतने बड़े स्तर पे सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें, तो आप कर क्या रहे थे कि उसमें संशोधन करके नहीं उतार पाए? दोष तो उनका है ना, हमारा थोड़ा और दोष है। जब उन जातिगत द्वेष भावनाओं के लिए ऑलरेडी SC ST एक्ट और BNS की धाराएं हैं, तो ये नई गाइडलाइन लाके छात्रों के बीच में इसको एक हथियार की तरह देने का क्या मतलब है? मैं इसी बात से तो मन दुखी है, मांग किसी ने की नहीं, समस्या इतनी बड़ी थी नहीं, इस चीज को इतना बड़ा प्रदर्शित कर दिया गया सिर्फ वोट की राजनीति के लिए या किसी बड़े टारगेट को गिराने के लिए, जो कि प्रदेश के मुखिया हैं। उनकी सरकार में एक अलग छवि बनती जा रही है, देश में अलग छवि बनती जा रही है, तो जनरल कास्ट के मुखिया हैं इनकी राजनीति को धूमिल करने के लिए, तो गलतफहमी है। योगी ने कभी खुद को जनरल कास्ट का मुखिया तो कहा नहीं। देखिए वो तो सारे कास्ट के हैं, ठीक है, हम्म। लेकिन है तो बिरादरी, कहते हैं ना कि जात जाति नहीं है। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी मान। तो वो तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, संविधान भी उसी पे मान के चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं उसी पे कट के आ रही हैं। लेकिन वो जो अपने आप को समाज से त्याग के अलग होके योगी होके, और योग मतलब एक अलग ही व्यवस्था होती है, मठ में जाने के बाद उसको किसी का लाभ हानि नहीं सोचना। तो वो समाज के लिए आके अगर मुख्यमंत्री पद पे हैं और वो समाज को सारा जोड़ के चलने की बात कर रहे हैं, और उसमें आप ऐसी चीज़ भेज दीजिए कि समाज टूट जाए, तो ये तो यानी आपकी मंशा ठीक नहीं। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहूँगा, मोदी जी से कहूँगा कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपका एक नया नेता पैदा हो रहा है तो वो आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं। एक फॉर्म
जो कि प्रतियोगिता के लिए उठाया जाता है, जिसकी कीमत 10,000 है। हम्म। एसटी को उसी के लिए 2,000 देना पड़ता है, नहीं ओबीसी को उसके लिए 5,000 देना नहीं, पड़ता है देखिए और मैं जनरल उसके लिए मैं 10,000 रुपये देता मैं है। बता रहा हूँ, आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जो ये जातिगत आकलन है ना, इसकी जगह आप आर्थिक आकलन कीजिए। आप ये लाइए कि जिसका पिता अगर रिक्शा चला रहा है, वो जनरल भी है, वो बेचारा कहाँ से 10,000 का फॉर्म भरेगा? और जिसका पिता एससी होने के, एसटी ओबीसी होने के बावजूद आईएएस पीसीएस है, उसको क्या दिक्कत है 2,000 10,000 फॉर्म देने की? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन व्यवस्थाओं में, जिसका किसी जातिगत सामाजिक से प्रवेश से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म भरना, तैयारी करना, इनका आर्थिक रूप लाइए। पहले इसका उपयोग यहाँ कीजिए, फिर सामाजिक रूप से कीजिए, और निश्चित रूप से इसे सफलता मिलेगी। क्या आप ये मानते हैं कि सवर्ण इस समय भारत में 2म दर्जे के नागरिक हो चुके हैं? अरे आप बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं? अगर हमको आप सबसे पहले अलग कर दे रहे हैं, भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है, मोदी जी की, हम सबकी देश की प्रिय सरकार जो है, एसटी ओबीसी एससी को एक तरफ करके जनरल को एक साइड कर दे रही, तो हम तो 2म दर्जे में ही हो गए ना। मोदी जी के कई स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने 2014 में बोला था कि मैं ओबीसी हूँ, तेली हूँ, नहीं, मेरे मेरे ये मेरे लोग देखिए, राजस्थान में राठौर लगाते हैं, मेरी बात समझिए। गुजरात में मोदी लगाते हैं, इस तरह से उनकी नहीं नहीं, टिप्पणी थी। उनकी अगर यही बात योगी जी कह देते कि मैं छत्री घर में पैदा हुआ, तो उस पे हल्ला कट जाता है। नहीं नहीं, मेरी बात समझिएगा क्या मोदी है। जी पे हल्ला नहीं कटता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि जब कोई संवैधानिक पद पे बैठ जाता है, तो मेरा मानना ना उसकी जात रह जाती है, ना उसका कोई मतलब रह जाता है, वो उस पद का आसीन हो जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री इस देश की हर व्यवस्था के लिए एक समान है, वो किसी जात का नहीं है। योगी जी एक पद पे हैं, वो किसी जात के नहीं है। ठीक है, हमारा लगाव होना अलग बात है, हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण होना अलग बात है, लेकिन हम उस जात को देख के द्वेष पालें या जात को देख के प्रेम पालें, ये उचित नहीं है। मैं ये युवाओं से भी कहता हूँ कि जात देख के द्वेष और प्रेम ना पालिए। मोदी जी का तो ट्वीट पड़ा हुआ है, मोदी जी करते रहे, वो उनका मन है भाई, उनकी व्यक्तिगत ट्वीट मैं थोड़ा करूंगा। मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, मेरी नहीं राजनीति नहीं, मोदी जी ऐसे किसी 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 कारण कह रहे हो या अपनी पहचान बता रहे हो, जैसे भाई योगी जी ने भी कहा है एक बार कि तो मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व है। मैं भी कहता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व है। मोदी जी तो ये लेकिन भी मैं किसी अदर ओबीसी एसटी का अपमान नहीं करता, ना जीवन में किया है, ना करूंगा, किसी लाभ के लिए। अगर आप सम्मान से खेलेंगे तो कोई भी खेलेगा। 2019 में मोदी जी तो ये भी कह दिए थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा। देखिए, आपने एकदम सही बात की। मोदी जी पठान भी हैं, मोदी जी ठाकुर भी हैं, मोदी जी ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हर बिरादरी का होता है, और उनको ये सोच के ही ये चीज़ नहीं लागू करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री तो हर बिरादरी का होता है ना। वो पठान भी हैं, मैं कहता हूँ, वो तो मैं तो कहता हूँ कि हिंदुत्व की बात करते हैं, वो तो मुसलमान भी हैं इस देश के, हिंदुस्तान भी हैं इस देश के, हिंदू भी हैं, स्वाभिमान भी हैं इस देश के। लेकिन ये क्या है कि हमारे लिए आप इस तरह के कानून ला दे रहे हैं। हम तो आपको सारा कुछ मान रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं, यानी कि हम एक पक्षी लोगों ने प्यार हर कर रहे हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगाया हैं। था, घर तो घर अब मोदी, हर हर मोदी का नारा लगा। हाँ, हर हर महादेव को हटा तो के आप हर सोच हर के देखिए मोदी ना, कर दिया। ये पोस्टर जिस निकले थे, मोदी जी जिससे राम जी को दुनिया पकड़ है, के अयोध्या में लेके जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे दुनिया है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जिससे दुनिया है, उस भोलेनाथ के साथ जोड़ते हुए, उनको हर घर से जोड़ते हुए, यानी कि हर बिरादरी से जोड़ते हुए उनको एक बड़ा स्थान दिया गया। और अगर आप ही हमको जात में तोड़ेंगे तो हम कैसे समानता लाएंगे? हम क्यों हक की बात ना करें? हम क्यों ना कहें कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार होगा? अच्छा, कोई अत्याचार की बात करके जनरल ओबीसी को बोलता है, तो ठीक है भाई, ठीक है, अत्याचार हुआ होगा, किसी ने किया होगा, तो आप सबको थोड़ा तोल देंगे। कोई माई का लाल पूरे मेरे 15 साल के पॉलिटिकल कैरियर में अदर ओबीसी एससी का एक लड़का कह दे कि सोनू भैया ने गलत किया। मैंने कभी किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया, और शायद मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने का और अर्थ भी यही युवाओं का कि जात नहीं देखते हम सम्मान देखते हैं, हम प्रेम देखते हैं कि हमारे साथ कौन कैसे है। मैं जिस जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ पे राजपूत बहुत हैं, ओबीसी ब्राह्मण भी हैं, और ओबीसी भी हैं, एसटी भी हैं। तो मैं क्या एक बिरादरी का एक वोट लूँगा? मेरी विधानसभा का पहला मित्र मेरा जो है सुनील यादव है। उसने मुझको फ़ोन करके कहा कि भैया मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि मित्र, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरा मित्र बनना चाहते हो। मेरा इस विधानसभा में कोई मित्र नहीं है। आपने पहली बार कहा, वो यादव थे, वो आज भी मेरे साथ हैं, कल भी मेरी उनसे बात हुई, हमेशा होती, विधानसभा में मेरे साथ खुल के थे, मैं निर्दल था तब भी। युवा ये नहीं सीखता है, पढ़ा लिखा युवा कभी जातवाद नहीं सीखता है। राजनीति करती हैं पार्टियां,
जात की राजनीति कर रहे हैं अब लीडर। पहले लीडर जात की राजनीति नहीं करते थे, विकास की राजनीति करते थे, ताकत की बात करते थे, देश की बात करते थे, देश से दूसरे देश से लड़ने की हिम्मत की बात करते थे। अब क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने के 10 साल के अंदर हमने एक चीज देखी कि जितने भी रीढ़ वाले नेता थे, या तो वो साइडलाइन हो गए, या तो वो जेल चले गए, या तो वो ठंडे हो गए। हाँ, ये दुर्भाग्य है, ये भी दुर्भाग्य है। आप और ये ये अपने समझिए, नेताओं के लिए खड़े भी नहीं होते हैं, मतलब निर्दोष होने के नहीं, बावजूद भी खड़े नहीं होते उनके लिए। मैंने कहा तो, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की विवेचना की प्रक्रिया। यहाँ किसी भी चीज में दो ही चीजें हैं। यहाँ लड़ाई किस चीज की है? फर्जी मुकदमों की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है। क्यों है? दोनों के विवेचक वही हाल है, जिसका जहां मन आया जिस तरह की विवेचना हुई कर दी, और झेलना जिसको उसका पूरा जीवन निकल जाता है। मैं जिस मुकदमे में बरी हुआ, उस मुकदमे में मेरे पक्ष में गवाही हुई बाद में, और विवेचना में तो माननीय इंस्पेक्टर साहब ने मेरी ऐसी तैसी करी दी थी, मुझे जेल काटनी ही पड़ी। तो इसका कौन दोषी रहेगा? हम छात्र संघ में लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगते हैं, हम जेल चले जाते हैं, पता चला विवेचक साहब ने कुछ किया ही नहीं, हम जेल से फिर लंबा समय हमारा बर्बाद होता है। क्यों हो रहा है? जमीन की लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसका विवेचक जो होता है तहसीलदार लेखपाल, वही हाल है। हाँ, तो जैसे ये गाइडलाइंस बनती हैं, इनमें लॉ कमीशन और जो लीगल रिसर्चर्स होते हैं उन्हीं का रिसर्च लगता है, और वो क्या करते हैं फिर वो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे राम कहने जाने। का मतलब वही है कि इस गाइडलाइन में जैसे हर जगह एक नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, हॉस्टल्स में, कैंपस में, क्लास में, लाइब्रेरी में, हर जगह वो ये सिर्फ देखेंगे कि किसी के साथ भेदभाव हुआ या नहीं। अब मैं आपसे आके प्यार से मिल के हट रहा हूँ, तो भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन तय करेगा? और हटने के बाद अगर उन्होंने कह दिया भेदभाव हुआ, और जिस जो वहाँ पे विजिटर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर, वो कह दे कि नहीं हुआ, फिर मैं किससे गवाही कराऊंगा कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं तो उनको भाई बोल के आया हूँ। यही एक समस्या है। तो ये थे श्री अभिषेक सिंह सोनू जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से पनपे हुए एक नेता, आज विधायकी की तैयारी में जौनपुर से हैं। और ये विचार है युवा राजनीति के चेहरों के। और कहीं ना कहीं पे हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तथाकथित सवर्ण नेता सवर्णों के नेता नहीं, वो पार्टियों के बेटे हैं। और कहीं ना कहीं हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, अगर मेरा नेता मेरे हक की, मेरे हिस्से की, मेरे अधिकार की बात नहीं कर सकता है, तो मेरे जूतों की माला का वो पूरा उत्तराधिकारी है। अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर नए बवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।